हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार है। सुमित्रानंदम पंत, रामधारी सिंह दिनकर, आगे महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी जो है ये छायावाद युग की कवि है। तो महादेवी वर्मा किसी युग की कवि है? अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? छायावाद युग की कवि है। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है? इनकी प्रमुख रचना है निहार, रश्मि, दीपशिखा, यामा, एक और है आपकी नीरजा। आगे जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है? तो वो है शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। शेखर एक जीवनी और क्या है? नदी के द्वीप। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो आगे जी की रचना है। और इनकी एक सबसे प्रसिद्ध रचना जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर आगे जी की रचना। हरी घास पर क्षण भर ये किसकी रचना है? तो आगे जी की है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना जो है वो है आपकी रश्मि रथी। क्या है? रश्मि रथी। और कौन सी रचना है? तो परशुराम की प्रतीक्षा है। और क्या है? कुरुक्षेत्र है। परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर जो है ये आधुनिक युग के कवि है। किस युग के कवि है? तो आधुनिक युग के कवि है। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है युगवाणी, युगांतर और स्वर्णधूल। और चितंबरा रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा जी को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले किसको मिला? तो सुमित्रानंदन पंत जी को पहले मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। तो जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे कहते हैं विस्थापित। नेक्स्ट, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। क्या है बताइए? दुरभिसंधि कहेंगे? नहीं, दुरभियोजन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी कौन सा सही है? कुछ और इम्पोर्टेंट शब्द जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं जैसे कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। और आपका है जैसे साध्वी, साधु का स्त्रीलिंग है। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री होता है। उज्ज्वल, इसकी भी शुद्ध वर्तनी काफी ज्यादा पूछा जाता है। उज्ज्वल, समुज्ज्वल अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? तो ये समुज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी है। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी काफी ज्यादा पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। और अगर आपसे पूछिए तो जैसे आशीर्वाद, ये शुद्ध वर्तनी है। सन्यासी, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। सन्यासी,
प्रदर्शनी किस ऑप्शन में सही है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। पर उपदेश कुशल बहु तेरे का अर्थ है बिन मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसका अर्थ है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की मूल इकाई बताइए। ध्वनि है, वाक्य है, भाव है, शब्द है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? शब्द है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो आप क्या बताएंगे? वाक्य जो है वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछे तो आप शब्द बताएंगे। और भाषा की मूल इकाई क्या है? तो ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लड़का से भाववाचक संज्ञा बनाइए। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद है? तो 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लड़का शब्द जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, वकील, लड़की, पशु, जानवर, अध्यापक, टीचर, इंजीनियर, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। लड़का से आपको भाववाचक संज्ञा शब्द बताना है, यानी जातिवाचक संज्ञा शब्द को आपको भाववाचक संज्ञा शब्द में बदलना है। तो लड़का का भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा लड़कपन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द के रूप को कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई चीज एक है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन। अनेक का बोध कोई शब्द कराएगा तो उसे हम बहुवचन कहेंगे। तो एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में मात्र एक वचन और बहुवचन होता है। संस्कृत में आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। लिंग जो है ये भी हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक ये आपका क्या है? विराम चिन्ह है। लाघव ये भी आपका विराम चिन्ह है। उपदेशक जो है ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। विवरण ये भी आपका क्या है? विराम चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, योग ऋण शब्द कौन सा है? देखिए शब्द योग ऋण, ऋण शब्द किसे कहते हैं? जिसका सार्थक खंड न किया जा सके। जैसे आपका सुर शब्द है, इसको क्या हम 2 भाग में बांट सकते हैं? अगर इसको 2 भाग में बांटेंगे तो सु मीन्स तो सुंदर हो जाएगा, लेकिन क्या रा का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये आपका जो है ये ऋण शब्द है, यानी जिसे 2 सार्थक खंड में विभाजित नहीं कर सकते उसे ऋण शब्द कहते हैं।
अगर इसी में आप मान लीजिए जैसे विद्यालय दिया है, तो विद्यालय को क्या आप दो सार्थक खंड में बांट सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हैं। विद्या धन आलय, और दोनों शब्द का अर्थ है विद्या यानी ज्ञान, आलय यानी घर या निवास स्थान। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे यौगिक शब्द। क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द, जिसका तो सार्थक खंड किया जा सके। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? आपने समास में बहुव्रीहि समास पढ़ा होगा, तो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, यानी इसका अर्थ निकल रहा है, अर्थ प्रधान है, इसे क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। योद्धा का भी सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, तो ये आपका रूढ़ शब्द है। राक्षस का भी सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, तो ये भी रूढ़ शब्द है। और फिर आपका क्या है? ये भी रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से यौगिक शब्द चुनिए। बताइए इसमें से यौगिक शब्द कौन सा है? पीला, पीला का क्या हम तो सार्थक खंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। चक्र प्राण, यानी चक्र है हाथ में जिसके, चक्र प्राण यानी भगवान विष्णु, तो ये क्या है? अर्थ निकल रहा है, तो ये आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द। दूध वाला, देखिए दूध का भी अर्थ निकल रहा है, वाला का भी, ये भी दोनों क्या है? सार्थक शब्द है, तो ये आपका यौगिक शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। नैन, नैन का क्या हम सार्थक खंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो क्या कहलाएगा? ये रूढ़ शब्द कहलाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? अगर आपसे पूछे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मेल होता है। किसका मेल? वर्णों का मेल। किसका मेल? वर्णों का मेल। तो संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, और एक होता है आपका आयाद संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है आपसे पूछा गया है? तो देखिए यहाँ पे बीच में कौन सी मात्रा दिख रही है? ओ की दिख रही ना, तो जब आपको ए और ओ की मात्रा बीच में दिखे शब्द के बीच में, तो आप क्या लगाएंगे? ए और ओ की मात्रा, तब आप गुण संधि लगाएंगे। और अगर बीच में आपको मान लीजिए ए की मात्रा दिख जाए, ओ की मात्रा दिख जाए, तब आप क्या लगाएंगे? विद्ध संधि लगाएंगे। इसकी मात्रा दिखे, औ की, ए की। आप दीर्घ संधि कब लगाएंगे? जब आपको दीर्घ आ की मात्रा या दीर्घ ई की मात्रा या दीर्घ उ की मात्रा दिखे, तब आप क्या लगाएंगे? दीर्घ संधि। यड़ संधि कब लगाएंगे? यड़ संधि आप तब लगाएंगे जब आपको आधा अक्षर दिखे। क्या दिखे? आधा अक्षर दिखे, और आधा अक्षर के बाद क्या दिखेगा? या और वा। आधा अक्षर के बाद क्या दिखे? या और वा, तब आप क्या लगाएंगे? यड़ संधि लगाएंगे। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विद्ध स्वर संधि किस शब्द में है? रजनीश में कौन सी संधि है? दीर्घ ई की मात्रा यानी दीर्घ स्वर संधि है। महौषध में कौन सी संधि है? अ की मात्रा दिख गई, यानी क्या है? ये विद्ध स्वर संधि। जब ए और अ की मात्रा दिखे तो आप क्या लगाएंगे? विद्ध स्वर संधि लगाएंगे। यत्येंद्र में दीर्घ ई है तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। सौदार्थी में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14,
देव जो मानव है, यह किस समास का उदाहरण है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देव जो मानव है, यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात भगवान, अर्थात रावण। और आपका गजानन यानी हाथी का सिर है जिसका, उसे क्या कहेंगे? भगवान गणेश। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। नेक्स्ट, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। का शब्द जो है राजा और पुत्र के बीच संबंध बता रहा है, यानी का आपका संबंध कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, पंचवटी, नवग्रह। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम और द्वितीय दोनों पद जो होते एक दूसरे के विलोम होते, जैसे लाभ हानि, दिन रात, माता पिता, भाई बहन। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। नीचे लिखे गए शब्द के आगे 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको रथ शब्द का विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। तो रथ का विलोम शब्द विरथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। रति जो है ये आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। रति क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? वज्र होगा? नहीं, पीयूष कहते हैं अमृत को। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। किस ऑप्शन में सही है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है, स्त्री प्रेमी नहीं, क्या होगा? स्त्राण। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रत्युत्तर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं? वाग्दत्ता कहते हैं। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आ बैल मुझे मार का अर्थ है छेड़छाड़ करना नहीं, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बिल्कुल सही है। आ बैल मुझे मार यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। हाथ कंगन को आशी क्या का अर्थ क्या है? बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना नहीं, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, हाथ कंगन को आशी क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है, क्या होता है? रोला, छप्पर, चौपाई, सोठा।
दोहा में जो है आपका 13 और 11 मात्रा पे, यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। लेकिन सोठा में जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। पहले और तीसरे चरण में सोठा में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो दोहा के ठीक विपरीत जो होता है वो आपका सोठा होता है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तरन तनोजा तट तमाल तरवर बहु छाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा अलंकार। देखिए, यमक अलंकार में जो है एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ जो है अलग अलग होता है, जैसे कनक कनक के 100 गुनी। और उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ये वाचक शब्द देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे तरन तनोजा तट तमाल तरवर बहु छाय। यहाँ पे देखिए ता वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या चंद्रकांता? तो बंग महिला नाम है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद। क्वेश्चन नंबर 28, मानक हिंदी के रूप में हिंदी भाषा का कौन सा रूप स्वीकार किया गया है? तो मानक हिंदी के रूप में हिंदी भाषा का खड़ी बोली जो है स्वीकार किया गया है। आजकल संचार माध्यमों में हिंदी के किस रूप का प्रयोग हो रहा है? तो पश्चिमी हिंदी का प्रयोग हो रहा है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां है, कौन सी ध्वनि है? देखिए, च, छ, जा, झा, ये आपकी जो है तालव्य ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? तालव्य। ट, ठ, ड, ढ जो है ये आपकी मूर्धन्य ध्वनि है। प, फ, ब, भ जो है ये आपकी ओष्ठ ध्वनि है। त, थ, द, ध जो है ये आपकी कैसी ध्वनि है? दंत ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।